नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की, जहां पर सबसे पहले बात की जाएगी अहम खबर की। अहम खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग ने प्रवेश की बात की जाए, प्रवेश वर्मा की, तो उन पर जो है वो कड़े आरोप लगाए हैं। साफ तौर से कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, कंबल वितरण किया जा रहा है और अन्य चीजों को लोगों में पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद केजरीवाल ने इसको लेकर शिकायत की और अरविंद केजरीवाल के इशारों पर चुनाव आयोग नाच रही है। इस तरीके के आरोप जो है वो दूसरे पक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। इस हवाले से जानकारी दें। तो बिल्कुल ये बात हुई दिल्ली चुनाव को लेकर। अब बात होगी यहाँ पर बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर चुकी है, तीसरी लिस्ट जो है वो जारी कर चुकी है। अब चौथी लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए जारी कर दी जाएगी। और आपको बता दें अभी तक नाम जो है 59 सामने आए हैं प्रत्याशियों के और बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जो है वो किया जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि चौथी सूची जारी होने का जल्द ही चुनावी मंथन जो है वो शुरू हो जाएगा। ये दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर कुछ अपडेट्स है जिस पर चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल अब बात होगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हवाले से, क्योंकि उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोगों ने उन पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, यानी कि धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई हैं, जिसको लेकर कि आज आगरा कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कुछ निष्कर्ष, क्या कुछ कंक्लूजन निकलेगा, वो भी आपको इस 1 घंटे में जरूर बताएंगे। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी फूड डिपार्टमेंट की और एसटीएफ की, जहां पर आपको बता दें उनके द्वारा कार्रवाई जो है की गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी कार्रवाई इसके लिए हुई है कि यहाँ एक कंपनी जो है चाय पत्ती बनाती थी और उसमें जो है काफी ज्यादा घपला देखने को मिला है और यहाँ डाई जो है वो यूज किया गया है चाय पत्ती बनाने के लिए। तो इसके बाद फूड डिपार्टमेंट ने एक्शन जो है लिया है और इस पर क्या कुछ जानकारी है अगले 1 घंटे में इस पर भी बात करेंगे। तो बिल्कुल अब बात होगी महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ 2025 लगातार कई करोड़ लोग जो है वो वहां पर शाही स्नान कर चुके हैं और आज मकर संक्रांति के दिन भी 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने का अनुमान है। ये कहा जा रहा है कि संभावित तौर पर 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आज के इस पवित्र दिन में शाही स्नान करेंगे गंगा जी में। तो इसी बीच हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, जहां पर सबसे पहले बात होगी चुनाव आयोग की, जहां पर चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कुछ आरोप लगाए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। क्या है ये पूरा मामला वो आपको बताएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और इसी बीच में चुनाव आयोग ने प्रवेश वर्मा पर बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये बड़ा एक्शन लिया है। प्रवेश पर चुनाव में पैसे, कंबल और अन्य चीजें बांटने के आरोप लगाए गए। तो बिल्कुल यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासत जो है वो तेज हो गई है और यहाँ पर प्रवेश वर्मा की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि 1100 रुपए जो है महिलाओं को बांटे जा रहे हैं और साथ ही साथ कंबल भी बांटे जा रहे हैं। इसके बाद प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं और यहाँ पर केजरीवाल के इशारे पर यह काम किया जा रहा है। साफ तौर पर ये बड़ा आरोप लगाया गया है प्रवेश वर्मा के द्वारा। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर भी सियासत जो है वो तेज हो चुकी है और इसीलिए वोट बनाने के लिए नियम होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कहा गया और आवेदन पत्र जमा करने से वोट नहीं जाते, तो ये भी इसी द्वारा जो है वो कहा गया है। तो चुनाव आयोग का भी सवाल अब प्रवेश वर्मा खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी घेराव जो है भारतीय जनता पार्टी का कर रही है और ये कह रही है कि प्रवेश वर्मा ने चुनाव में पैसे और कंबल जो है वो बांटे हैं, तो महिलाओं को 1100 रुपए बांटे गए हैं। तो इसको लेकर सियासत जो है गरमा रही है और जिस तरीके से ये बातें सामने आई है, अब उलटपलटवार जो है खुद चुनाव आयोग पर प्रवेश वर्मा ने भी किया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुसीबतें अब बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई करने के आदेश दिल्ली पुलिस को साफ तौर से दिए हैं। आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्रवेश वर्मा पर वोटरों को पैसे बांटने और उनके लिए रोजगार शिविर लगाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद की चुनाव आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन अब अगर हम प्रवेश वर्मा की बात करेंगे तो वो भी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग पर कड़े आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो अरविंद केजरीवाल के इशारों पर नाच रहे हैं और अन्य भी कई कटाक्ष जो है वो प्रवेश वर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग पर किए हैं।
इसी बीच आपको बता दें कि प्रवेश ने कोड ऑफ कंडक्ट लगी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के हर घर नौकरी अभियान के तहत लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रोजगार शिविर लगाया। ये तमाम आरोप जो हैं वो अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दिल्ली के चुनावों के बीच उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए उसमें चुनाव आयोग से राहत भी मिली है। इसके बाद आपको बता दें आयोग ने कहा है कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच की गई है जो आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा और उसमें कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं मिला है। तो ये खबर सामने आ रही थी जहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा ये बड़े आरोप प्रवेश वर्मा पर लगाए गए, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें राहत मिल चुकी है। के लिए बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल जी हैं। सर, आम आदमी पार्टी ने शिकायत की थी आपके नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा के खिलाफ, लेकिन अब दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि कोई साक्ष्य और कोई ऐसे सबूत बरामद नहीं हुए हैं जिस पर कोई कार्रवाई की जाए। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगाने की मशीन है, झूठे आरोप वो लगाते हैं। एक बार फिर उनके आरोपों का पर्दाफाश हो गया है। राहुल गांधी दिल्ली में रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं देश बचाने के लिए लड़ रहा हूं, जातीय जनगणना पर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी राजनीतिक हाशिए पर है और इस कारण से राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन झूठ बोल करके राहुल गांधी अपनी जमीन वापस नहीं करते, हम सब जानते हैं इस बात को। राहुल गांधी लगातार दिल्ली में आपको और बीजेपी को एक साथ, मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक साथ बता रहे हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पैसे। इससे साफ पता लगता है कि इंडी गठबंधन की स्थिति क्या है। यही लोग हैं जो एक दूसरे की कस्में खाते हैं, एक दूसरे को दोस्त बताते हैं और अब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। इनका चरित्र और इनकी मानसिकता दिल्ली के सामने आ गई है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। तो इसी बीच हमने बात की दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष कर रही है और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर आम आदमी पार्टी पर है। इसी बीच में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। रमेश विधूड़ी जी का विजन क्या है, वो दिल्ली को लेकर क्या सोचते हैं, इस विषय पर सार्वजनिक मंच लगाकर बहस करने के लिए तैयार हैं। रमेश विधूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के सबसे सशक्त और मजबूत दावेदार हैं और वो सारी योग्यता जो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहिए वो सब कुछ उनके पास मौजूद है। लेकिन उसके बाद जब हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि उनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए चल रहा है, केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपस में झगड़े शुरू हो गए भाजपाइयों के, लड़ना शुरू कर दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा हम भी हैं, किसी और ने कहा हम भी हैं, हम भी के चक्कर में झगड़ा हो गया और पता चल रहा है रमेश विधूड़ी अब कह रहे नहीं हम नहीं है। तो कौन है दूल्हा आपका भाई? बिना दूल्हे की बारात लेकर भारतीय जनता पार्टी कहां जा रही है? बिना दूल्हे की बारात लेके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को क्या बताना चाह रही है? तो फिर तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि चुनाव हो जाएगा और चुनाव तक दिल्ली वालों को यही नहीं पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, उनका कौन है जो दिल्ली के लिए उनका सीएम फेस है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि उनका दूल्हा कौन है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। रमेश विधूड़ी के ऊपर दबाव बनाकर उनसे ये बयान क्यों दिलवाया गया, और अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है तो फिर उनका चेहरा कौन है, ये दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती है।
और शाम को 4 बजे इसको लेके आम आदमी पार्टी का एक आयोजन भी है, जिससे आपको और स्पष्ट हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी की असलियत और सच्चाई। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, पुरानी थे कि जब कोई इलाके का माफिया और दादा होता था, वो खुलेआम हजारों लोगों की भीड़ में मर्डर कर देता था, हजारों लोगों की भीड़ में पीट पीट के वसूली करता था, हजारों लोगों की भीड़ में बड़े बड़े अपराध करता था। लेकिन जब पुलिस आती थी तो पूरा का पूरा गांव, पूरी की पूरी बाजार भय और आतंक के कारण शांत हो जाती थी। मुझे लगता है चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, ये सब यहां का SHO, ये सब भारतीय जनता पार्टी के आतंक से, उनके भय से। पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी सियासत के बीच हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने योगेंद्र चंदोलिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनसे खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली के अंदर राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन गई थी प्रवेश वर्मा जी के खिलाफ, लेकिन अब दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि कोई साक्ष्य और सबूत आम आदमी पार्टी नहीं दे पाई है। ये झूठी पार्टी है, झूठे आरोप लगाती है। ये अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा जी चुनाव जीतने वाले हैं। उनको लग रहा था कि पार्टी इतने मजबूत कैंडिडेट को ला सकते हैं जो 2 बार सांसद रहा हो, 1 बार MLA रहा हो, और उनकी जड़ें हिला देंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हो और वर्तमान ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको हराएंगे। और ये झूठे आरोप लगाना केजरीवाल बंद करे। और इसने केवल प्रवेश वर्मा पर आरोप नहीं लगाया, उसने गरीब लोगों को, झुग्गी वालों को भी उन्होंने इसका मतलब कि वो उनके भी खिलाफ हैं और उनको भी बदनाम करने का काम किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आशीष सिंह, वो भी कह रही हैं कि मुझे क्राउड फंडिंग चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं, हम तो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, चुनाव हम आप ही लोगों के पैसे से लड़ेंगे। हालांकि संदीप दीक्षित ने उस पर कटाक्ष किया है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को फैसला करना चाहिए कि उधर रोने वाला मुख्यमंत्री सही है या काम करने वाला। देखिए, ये इनकी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये लोगों की सहानुभूति करने के हमारे पास पैसा नहीं है। इतना भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया है, इतना भ्रष्टाचार किया, सारा पैसा गया कहां पर? अरे उस भ्रष्टाचार काले पैसे को चुनाव में लगा दीजिए। जनता का पैसा क्यों छीनना चाहते हैं आप? झुग्गी झोपड़ी पर सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर राजनीति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद झुग्गी झोपड़ी ही इस बार दिल्ली के राजनीतिक वोट केंद्र है। केवल झुग्गी झोपड़ी नहीं, किसी भी वर्ग, पुनर्वास कॉलोनी हो, SC समाज हो, OBC हो, ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल लूंगा। राहुल गांधी ने कल दिल्ली के अंदर रैली करके कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राहुल गांधी जी तो मैं क्या कहूं, पगला गए हैं। अरे 6 महीने पहले हाथ में हाथ डालकर आप मेरे क्षेत्र सुल्तानपुरी में आए थे कि उदित राज को जिताइए, और आम आदमी पार्टी का समर्थन लेकर आए हैं। आज जब उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उनका वोट खा रही है, अब उनको वोट की चिंता हुई है। केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं रुकेगी, आगे बढ़ेगी, सत्ता में आएगी। उनको अपना वजूद बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। चाहिए वो तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेश चंदोलिया क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर सीधा प्रहार किया है। इसी बीच अब बात होगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लिस्टों के हवाले से, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची जो है वो सामने आ सकती है, और वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 70 में से 59 जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके नाम साझा कर दिए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में अपने सियासी वनवास को खत्म करने की हर संभव कोशिश जो है वो कर रही है। और हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद बीजेपी दिल्ली का चुनावी रणजी
फतेह करना चाहती है, जिसको लेकर अभी तक 59 नाम जो है वो जारी हो चुके हैं और ये 11 नाम कहीं ना कहीं गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि लगातार मंथन जो है वो किया जा रहा है कि कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों से उतारे। और यहाँ पर इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मजबूत इस्तीफा सलारों की अगर बात की जाए तो उनको उतार कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूत चक्रव्यूह रचना जो है वो शुरू कर दिया है। पार्टी ने इसकी शुरुआत उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से ही कर दी थी, जब पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को दिल्ली चुनाव के लिए मैदान में उतारा था। तो देखिए, लगातार स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली की सियासत किसी भी सूरत पर नहीं छोड़ना चाहती है और आज चौथी लिस्ट जो है वो भी जारी हो सकती है और लगातार ये सियासी घमासान जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, उज्जवल से जानकारी लेंगे। उज्जवल, क्या कुछ लगता है, चौथी लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी वेट कर रही है नामों पर मंथन करने के लिए, और क्या लगता है किस स्ट्रैटेजी किस एजेंडे से ये नाम रखे जा रहे हैं ताकि हार का नामो निशान न रहे दिल्ली में? बिल्कुल ठीक। देखिए जी, दिल्ली के जो चुनावी रण है उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पूरी तरीके से कूद चुकी हैं, अपना दमखम झोंकती हुई दिखाई दे रही हैं। हमें योजनाओं की जो घोषणा है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और आप देखेंगे तो तकरीबन जो है वो सभी ने अपने जो उम्मीदवारों की जो सूची है वो लगभग जारी कर दी है। और आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है वो खासकर जो है वो फूक फूक कर जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कदम रखती हुई दिखाई दे रही है, ताकि किसी भी तरीके का जो बगावत है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ना देखने को मिले। और यही कारण है कि देखिए, आप अभी देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तकरीबन सिर्फ 48 उम्मीदवारों के जो नामों की सूची है वो जारी की है और कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहते हैं कि हर एक सीट पर ऐसा कैंडिडेट जो है वो उतारा जाए जिससे जो है कहीं ना कहीं पार्टी में एक तो बगावत ना हो और ऊपर से जिसके जो जीतने के जो ज्यादा जो चांस है वो लगे। और इसीलिए खुद राहुल गांधी बात पूछना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी ने 59 यानी 59 पर। कांग्रेस की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नजर आ रही है। सिर्फ 48 सीटों पर उन्होंने अपनी कैंडिडेट की 2 लिस्टें जारी की हैं। क्या लगता है कि जब आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर सभी इंडिया अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनका समर्थन मिल चुका है, कांग्रेस पार्टी को बड़ा धक्का जरूर लगा है यहाँ पर? जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कंफ्यूज है, क्योंकि लगातार मैं कांग्रेस पार्टी को बड़ी करीबी से जो है वो कवर करता हुआ आ रहा हूँ काफी समय से। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देखिए कि उसके जो पार्टी के अंदर है वो बगावत ना हो, कार्यकर्ताओं के अंदर बगावत ना हो और जो कांग्रेस पार्टी की जो खोई हुई साख थी कहीं ना कहीं वो भी पाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। अगर आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करेंगे तो देखिए, उन्होंने कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो दल बदल कर जो है दूसरे दलों में गए हैं। यानी आम आदमी पार्टी वालों को जहां से टिकट नहीं मिली थी वो बीजेपी में है और बीजेपी में से जिनको टिकट नहीं मिली थी वो आम आदमी पार्टी में गए। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी अभी कई ऐसी यहाँ पर लास्ट ये जो लिस्ट है यानी चौथी सूची जो जारी होनी है, इससे कहा जा रहा है कि ये चौंका सकती है। हो सकता है कि इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री या पूर्व सांसद जो है वो शामिल हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात सामने आई जब पार्टी ने अपने 5 बार के विधायक का टिकट काटकर फायर एंड ब्रांड नेता कपिल मिश्रा को भी उम्मीदवार बनाया था। तो उसके हवाले से क्या कुछ लगता है, ये 11 जो नाम सामने आएंगे कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं चाहती है कि वो दिल्ली में जो उसका सूखा है, तकरीबन आप देखेंगे तो 25 साल से लंबा जो इंतजार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में आने के लिए किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी जो है हर एक सीट पर जो है वो गहरा मंथन करती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो कई जो लोकसभा में जिन सांसदों की टिकट काटी गई थी उनको जो है वो टिकट जो है वो विधानसभा में दी गई ताकि वो नाराज ना हो और ताकि दिल्ली में जो है वो मजबूत चेहरे बीजेपी के पास रहे, क्योंकि हमेशा से यही कहा जाता था कि दिल्ली में बीजेपी के पास जो है वो मजबूत चेहरे नहीं है। इसलिए फिर आप अभी देखेंगे तो चाहे वो रमेश बिधूड़ी हो या फिर प्रवेश वर्मा हो जो खुद भी सांसद रह चुके हैं, उनका जो है वो टिकट काटा गया था और उसके बाद जो है उनको दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जो है वो उतारा गया है। और ऐसे ही देखिए 11 जो अभी टिकटें और बची हैं उसमें भी कई नाम ऐसे हो सकते हैं जो कई बड़े चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ऐसे ही अगर आप कांग्रेस पार्टी का भी देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है कि बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जाए।
ठीक है, उसमें बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ दिल्ली की सियासत की ही बात होगी, जहां पर सीएम अतीशी की अगर बात की जाए तो एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई है। और एफआईआर ये इसलिए की गई है कि रोड शो में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल जो है अतीशी के द्वारा किया गया था। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है और सीएम अतीशी पर एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई है। सीएम अतीशी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप जो है वो लगा दिया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से आरोपों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इस वक्त जो दिल्ली के सीएम है यानी अतीशी, उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल जो है अतीशी ने किया है, जिसके चलते दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। तो अब ये एक नया सियासी बदलाव और चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो यहाँ पर तमाम अपडेट दिल्ली के चुनावों को लेकर, जहाँ पर खुद सीएम अतीशी के रोड शो में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, उसको लेकर चुनाव आयोग ने पुलिस से एफआईआर दर्ज करवाई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में चुनाव को लेकर जहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है, उसी बीच में अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए सीधे तौर पर सीएम आतिशी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब ये एफआईआर दर्ज हुई है, केशव आप बताइएगा, जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब जब सीएम ही इस तरीके के काम करेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करेंगे, तो क्या कुछ मैसेज जाएगा? पहले जानकारी दीजिएगा कि आखिरकार किसके द्वारा एफआईआर लगाई गई और इस पर आतिशी का क्या कुछ बयान सामने आया? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर कल एक एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर इसलिए हुई है कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन के दौरान सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। आचार संहिता लगने के बाद जो भी सरकारी गाड़ियां होती हैं, सरकारी आवास होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनको खाली करना पड़ता है और यही बड़ी वजह है कि अब आतिशी पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार की तरफ से, जो चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि लगातार इलेक्शन कमीशन इस वक्त दिल्ली में तमाम जगहों की जो है जांच सुनिश्चित कर रहा है और अलग अलग जगहों पर ये ब्रीफिंग हो रही है, जो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हो रहे हैं उन पर कार्रवाई। यहाँ पर केजरीवाल की तरफ से भी एक बयान सामने आ गया है। जो ही अतीशी पर एफआईआर लगी, उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसे बांटते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, पर अगर हम गाड़ी यूज करते हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने कई बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं और चाहे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा पैसे बांटने का मामला हो, कंबल बांटने का मामला हो, ये तमाम ऐसे आरोप हैं जिन पर वो गिरते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और जो आरोप इस वक्त आम आदमी पार्टी भाजपा पर लगा रही है, अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को घेराबंदी करते लेकिन केशव, अब ये सामने साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल कई ऐसी चीजों को लेकर साफ तौर पर डंका बजा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आवाज झुग्गी वालों को देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पैसे बांटने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, क्या कुछ लगता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली की सत्ता जो है वो ले पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में चौथी बार ये चुनाव लड़ रही है। 3 बार आम आदमी पार्टी ने भाजपा को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी है। जब इस बार विधानसभा का चुनाव है, अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़कर बैठे हैं, क्या दिल्ली की जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी? इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। फ्रीबीज पर होने वाला दिल्ली का ये चुनाव किसके लिए फायदेमंद होगा, ये तस्वीर भी बहुत जल्द क्लियर हो। ठीक है केशव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। केशव मोहन मिश्रा यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो आमने सामने। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं
और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगातार नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो कर रहे हैं और बबाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जय भगवान उपकार से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। आप सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक अड़चनें लगातार लगाई जा रही हैं और अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगातार अलग अलग जो विधायक हैं वो अपना नॉमिनेशन कर भी रहे हैं। आज दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना नॉमिनेशन किया है। इस वक्त हमारे साथ बबाना से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं जय भगवान उपकार, बातचीत कर लेते हैं। सर, ग्राउंड पर लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप ग्राउंड पर दोबारा आम आदमी पार्टी के लिए जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो विकास के ही मुद्दे हैं जी, और लगातार हम लोग क्योंकि विकास मॉडल के तहत जो अरविंद केजरीवाल जी का विकास मॉडल है उसके तहत ही जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा विकास दिल्ली के अंदर करके दिखाया जी। चाहे मैं बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य की बात करूं या अन्य क्षेत्रों के अंदर विकास कार्यों की मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार ने बहुत बड़े लेवल पर दिल्ली के अंदर सुधार किया। नॉमिनेशन की क्या तैयारी है, कैसे नॉमिनेशन करेंगे और आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपके सामने, क्योंकि पूर्व में भी आप विधायक रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके बीच है कि जो कामकाज आपने जनता के लिए किए हैं उनके रिपोर्ट कार्ड भी आपको सामने रखनी पड़ रही है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि क्योंकि जो आने वाला जो समय क्योंकि बबाना विधानसभा के अंदर लगातार हमने विकास किया है और मुद्दा विकास का ही है। जनता जानती है, जनता के लिए काम किया है और जनता देख रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है कि आम आदमी पार्टी की फिर से लाने, क्योंकि अभी तक पिछले 5 सालों में लगातार का काम पिछले 5 सालों में हुआ, पिछले 15 सालों में भी नहीं हुआ और लगातार विकास आगे हमने करके दिखाया है। तो बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आम आदमी पार्टी के बबाना से जो प्रत्याशी हैं जय भगवान उपकार, वो हमसे बातचीत करते। तो बलदेव के साथ केशव मिश्रा, 24 न्यूज दिल्ली। तो अब बात होगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हवाले से, क्योंकि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आज आगरा कोर्ट में उनके केस को लेकर सुनवाई होगी और मामला क्या है वो आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की आज आगरा कोर्ट में सुनवाई होगी और खड़गे पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि अपनी तुलना उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग से की है, जिसके बाद की एक समुदाय विशेष ने उन पर उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के आरोप लगाए हैं। तो बिल्कुल यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। आज जो है इसको लेकर सुनवाई होनी है और खड़गे के हालिया बयान के खिलाफ आपको बता दें कि कोर्ट में वाद जो है वो दाखिल किया गया था, जिस पर पहले भी सुनवाई हुई और अब यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आपको बता दें कि धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर इस संबंध में आपको बता दें कि गगन शर्मा बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रार्थना पत्र मामले में आपको बता दें कि सुनवाई हुई थी और अब इसको लेकर जो है और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर वादी की तरफ से पेश अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिव के 12 ज्योतिर्लिंग से अपनी तुलना की और हिंदू धार्मिक आस्थाओं के धर्म स्थल का अपमान किया है। इसलिए विपक्षी के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अपमानित करने का अपराध जो है बनता है, जिसके लिए FIR भी लगाने की मांग की गई है। और यहाँ पर अभी आपको बता दें कि इसको लेकर सुनवाई भी जो है वो होनी है और कोर्ट में ये भी देखने को मिला कि जब इस चीज की सुनवाई हुई तो हर हर महादेव के नारे लगते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा गया कि ये धार्मिक आस्था के साथ और भावनाओं के साथ खिलवाड़ जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, जहां पर खुद को 12 ज्योतिर्लिंग से अपना तुलना की है और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि इस कोर्ट यहाँ पर आदेश को रिजर्व रखते हुए आज सुनवाई होनी है और 14 जनवरी को ये महत्वपूर्ण सुनवाई यानी कि आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई है और देखना ये है कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। कोर्ट ने इस मामले में FIR दर्ज करने की याचिका पर आदेश जो है वो भी जारी कर सकती है। तो फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल इसी बीच बात अब होगी हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बैठकें करने वाले हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चंडीगढ़ में कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। TDK और जापानी कंपनियों के साथ ये अहम बैठकें जो है वो देखने को मिलेंगी। रिव्यू मीटिंग भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करने वाले हैं।
हाउसिंग डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे और इसमें कई बड़े आला नेता और अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें, हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक जो है वो बुलाई है और दोपहर 12:30 बजे चीनी मिल की स्थापना पर विचार जो है वो किया जाएगा, जहां पर TDK और साथ ही साथ जापानी कंपनियां जो है मौजूद रहेंगी और बैठक जो है वो की जाएगी। फिलहाल नारायणगढ़ अंबाला नई चीनी मिल पर विचार जो है इस बैठक में किया जाएगा। दोपहर 3 बजे बीजेपी के विधायकों से मुख्यमंत्री जो है वो मिलेंगे। शाम 5 बजे तमाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ये तो बैठक काफी ज्यादा अहम है, जहां पर चीनी मिल की स्थापना पर विचार जो है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा से करेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आज सीएम द्वारा अहम मीटिंग्स की अध्यक्षता की जाएगी। TDK की बात करेंगे या फिर अन्य जो जापानी कंपनियां हैं उनके साथ ये अहम मीटिंग्स का दौर देखने को मिलेगा और शाम 5 बजे तमाम मंत्रियों से मुलाकात भी नायब सिंह सैनी द्वारा की जाएगी। लेकिन आज दोपहर 12:30 बजे यानी कि अभी से ठीक 1 घंटे बाद चीनी मिल की स्थापना पर विचार विमर्श किया जाएगा। नारायणगढ़ अंबाला नई चीनी मिल पर विचार विमर्श किया जाएगा और दोपहर 3 बजे बीजेपी के विधायकों से मुख्यमंत्री मुलाकात भी करेंगे। तो बिल्कुल अब इसके बाद सीधे लखनऊ चलेंगे, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है और STF और साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी जो है वो देखी गई है। और आपको बता दें, नकली चाय पत्ती जो है वो बरामद की गई है भारी मात्रा में और कलर करके ये जहरीली चाय पत्ती सप्लाई करने का आरोप जो है वो लगाया गया है। बता दें कि मंडियाव में फैजुलगंज में एक मकान में ये फैक्ट्री चल रही थी, जिस पर की फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर छापेमारी की है, जिसमें कि ये साफ तौर से पाया गया कि भारी मात्रा में नकली चाय पत्ती जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही थी, उसको बनाया जा रहा था और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा था। तो ये बड़ी कार्रवाई STF और फूड डिपार्टमेंट ने की है लखनऊ में, जहाँ पर कि एक बड़ा भांडाफोड़ किया गया है और कलर कर जहरीली चाय पत्ती सप्लाई करने का आरोप इन लोगों पर था। तो बिल्कुल यहाँ पर STF और साथ ही साथ ये फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी कार्रवाई है। उमेश से जानकारी लेंगे। उमेश, बताइए, इस तरीके की जो हरकत है, चाय पत्ती जहरीले केमिकल्स के साथ बनाई जाती है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, क्या कुछ लगता है कितना जरूरी था और अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लखनऊ में STF और फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी में भारी मात्रा में जो नकली चाय पत्ती है वो बरामद की गई है और कहीं न कहीं ये कलर करके जहरीली चाय पत्ती मार्केट में सप्लाई की जाती थी, एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, जहां लोगों के जान माल से खिलवाड़ किया जा रहा था और कहीं न कहीं STF और फूड डिपार्टमेंट को गोपनीय सूचना मिली थी और उसी गोपनीय सूचना के आधार पर लखनऊ के मड़ियाव में STF और फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी में काफी जो है बोरी में भरी जो जहरीली चाय पत्ती है जो कलर करके बनाई गई थी, जिसको मार्केट में सप्लाई लगातार किया जा रहा था, तो कहीं न कहीं ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, जहां STF और फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी में इतनी सारी नकली चाय पत्ती बरामद हुई है। लेकिन उमेश, एक बात बताइएगा, क्या ये तमाम चीजें सामने आई है कि आखिरकार कब से ये पूरा काम चल रहा था, ये फैक्ट्री कब से स्थापित की गई थी और कब से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा था और कितने कर्मचारी इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे? देखिए, स्थानीय लोगों का जो कहना है कि उसमें जो फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जहाँ पर छापेमारी की गई है, काफी वर्षों से शायद इस फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था और लगातार स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि कहीं न कहीं तमाम लोगों को छिपाकर इस काम को अंजाम दिया जा रहा था और रात्र में जो ये जहरीली चाय पत्ती है वो सप्लाई की जाती थी, यानी जो ट्रक गोदाम से वहां से भर के जाता था तो रात में उस ट्रक को निकाला जाता था। तो कहीं कहीं जो इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के तहत कई वर्षों से इस काम को वो कर रहे थे। कहीं न कहीं आज पूरे मामले को लेकर जिस तरह से फूड विभाग और STF ने छापेमारी की है, तो इनको कहीं कहीं पुख्ता सबूत और जानकारी इकट्ठा थी और यही वजह है कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है।
ठीक है उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर लखनऊ में नकली चाय पत्ती बनाने वाली कंपनियों पर जो है कार्रवाई की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर संबल हिंसा को लेकर बात की जाएगी, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाले पुलिस अधिकारी पर जांच जो है वो शुरू कर दी है। और आपको बता दें, गदा लेकर धार्मिक जुलूस में शामिल होने पर यह मामला जो है सामने आया है और यहाँ पर सेवा नियमावली के उल्लंघन पर मामला जो है वो दर्ज किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं श्री और अनुज और उन पर ये कार्रवाई फिलहाल यहाँ पर की गई है, जहाँ पर जांच शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। और संबल में आपको बता दें कि जब संबल हिंसा हुई थी तो सबसे ज्यादा चर्चा में ये पुलिस अधिकारी रहे थे। और आप देखिए तस्वीरें आपके सामने है, ये धार्मिक जुलूस में गदा हाथ में पकड़कर इनको जो है वो देखा गया, जिसके बाद ये मामले की जांच अब इन पर शुरू कर दी गई है। तो बिल्कुल तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अनुज चौधरी ने हाथ में गदा लिया है और ये गदा लेकर वो इस जुलूस में शामिल हुए। पूरी खबर बताएंगे। गदा लेकर धार्मिक जुलूस अनुष्ठान में यहाँ पर वर्दी पहनकर शामिल होने वाले सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इसे सेवा नियमावली का उल्लंघन यानी कि जो एथिक्स हैं उनके अगेंस्ट करार दिया है और समाधान पोर्टल पर सीईओ की शिकायत भी दर्ज की गई थी। संबल हिंसा को लेकर अनुज चौधरी सर्वाधिक चर्चा में रहने वाले पुलिस अफसर हैं। उनकी वर्दी में भजन गाते, अनुष्ठान करते और धार्मिक गतिविधियां करते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। ये वही वीडियो है जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद की ये बड़ी कार्रवाई इनके अगेंस्ट इनके खिलाफ देखने को मिली है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, अनुज चौधरी कोटे से पुलिस सेवा में है और वह देश का प्रतिष्ठित खेल सम्मान यानी कि अर्जुन पुरस्कार भी पा चुके हैं। और अपने वीडियो के माध्यम से वायरल रहने वाले अनुज चौधरी संबल हिंसा को लेकर आज भी चर्चा में रहते हैं। और ये वही पुलिस अफसर है जो लगातार अपनी वर्दी में भजन गाते हुए देखे गए हैं और अब इस धार्मिक जुलूस में ये गदा लेकर चल रहे थे, जिसमें अब मामला और जांच जो है इनके खिलाफ शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर पूर्व आईपीएस आपको बता दें अमिताभ ठाकुर ने इसे सेवा नियमावली का उल्लंघन मानते हुए ये समाधान पोर्टल पर सीईओ की शिकायत की थी। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब पुलिस वाले, जिसकी चर्चा लगातार संबल हिंसा में की जा रही थी, और अब इन पर जो है जांच शुरू कर दी है, इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। तो चलिए अब सीधे दिल्ली की ओर रवाना होंगे। दिल्ली की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वहां पर संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मौसम विभाग की यात्रा है ऐसा नहीं है, ये हमारे भारत में आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी की भी एक गौरवशाली यात्रा है। आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को इस गौरवपूर्ण अवसर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आईएमडी ने 150 वर्षों की इस यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए नेशनल
मीटियोलॉजिकल ओलंपियाड का आयोजन भी किया था। इसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। इससे मौसम विज्ञान में उनकी रुचि और बढ़ेगी। मुझे अभी इसमें से कुछ युवा मित्रों से बातचीत करने का अवसर मिला और आज भी मुझे बताया गया कि हाँ, देश के सभी राज्यों के हमारे युवा यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम में रुचि लेने के लिए। इन सभी प्रतिभागी युवाओं और विजेता छात्रों को भी बहुत बहुत बधाई। साथियों, 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना मकर संक्रांति के ही करीब 15 जनवरी को हुई थी। भारतीय परंपरा में मकर संक्रांति का कितना महत्व है ये हम सब जानते हैं। और मैं तो गुजरात का रहने वाला हूं, तो मेरा प्रिय त्योहार मकर संक्रांति हुआ करता था। क्योंकि आज गुजरात के लोग सब छत पर ही होते हैं और पूरा दिन पतंग का मजा लेते हैं। मैं भी कभी जब वहां रहता था तो बड़ा शौक था मेरा कि आज आपके बीच में हूं। साथियों, आज सूर्य धनु से मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। हमारे यहां भारतीय परंपरा में इसे उत्तरायण कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम धीरे धीरे बढ़ती हुई सनलाइट को महसूस करने लगते हैं। खेतीबाड़ी के लिए, फार्मिंग के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसलिए ये दिन भारतीय परंपरा में इतना अहम माना गया है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक रंगों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के साथ जुड़े अनेक विविध पर्वों की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति साइंस के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थाओं में रिसर्च और इनोवेशन नए भारत के टेम्परामेंट का हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशन, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आंकड़ों में भी आपको बताया कि पहले कहां से आज कहां पहुंचे हैं। मौसम विज्ञान को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा मिल रहा है। आज देश के पास अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के 2 मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं। पिछले वर्ष अर्क और अरुणिका
सुपर कंप्यूटर शुरू किए गए हैं। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। साथियों, साइंस की प्रासंगिकता केवल नई ऊंचाइयों को छूने में नहीं है। विज्ञान तभी प्रासंगिक होता है जब वो सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन का और उसके जीवन में बेहतरी का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम बने। भारत का मौसम विभाग इसी कसौटी पर आगे है। मौसम की जानकारी सटीक हो। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जहां पर कि भारतीय मौसम विज्ञान का ये जो स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा था। इसी बीच हम पंजाब के अमृतसर ले चलेंगे, जहां पर कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है वो संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पंडित सभी जी, डीसी साहब, जफर साहब, गरिबाल साहब और पात्र साहब की धर्म पत्नी भुपिंदर कौर जी, उन्होंने ब्रदर बैठे ने सामने। पात्र साहब नाल मेरा बड़ा प्यार सी। जो मैं कला के खेत्र च आया 93 के करीब, लुधियाने आना जाना होया तो लकीली आशापुरी रहिंदे मैं नाल ही आदर्श कलोनी सी, बिल्कुल हार्डली 100-200 मीटर से आप फासले से असीं रहिंदे सी, मेल जोल हो जाता सी। पढ़ते तो कॉलेज उन्होंने रहे हैं पहले तो, उस तो बाद बहुत सारिया थावां ते इकट्ठे भी हुए, साहित्यिक जां सभ्याचारक मेलियां च। भावें प्रोफैसर मोहन सिंह यादगारी मेला होवे जां होर साहित्यिक लोग जिहड़े इकट्ठे हुंदे सी, क्योंकि पात्र साहब मैनूं बहुत एप्रीशिएट करते थे कि व्यंग दे विच, पंजाबी दे विच जिहड़ा व्यंग जिहड़ा शुरू कीता सी, उहदे लई मैनूं बहुत एप्रीशिएट करते रहिंदे सी, मैनूं हौसला वधाउंदे रहिंदे सी। ते मैं भी उन्होंने बहुत सारिया कवितावां कोट करता रहना। अज भी इस अदालत च बंदे बिरख हो गए, फैसले सुनदियां सुनदियां सुक गए, आखो उन्होंने अपने घरी जान हो कि कदों तक इत्थे खड़े रहेंगे। ये भी शायद मेरा अपना वहम है कि कोई दीवा जगेगा मेरी कबर ते, जे हवाई रही तो कबरां उत्ते तां की सब घरां च भी दीवे बुझे रहणगे। कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तां क्षमादान की कहणगे। मैं क्योंकि कविता जिहड़ी है वो बहुत छोटे लफ्जां च, बहुत घट लफ्जां च बहुत वड्डियां गल्लां, बहुत वड्डियां चिंतावां प्रगट कर दिंदी है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। असीं इस गल से माण कर सकते हैं पंजाबी होने के नाते कि जे अंग्रेजी कोले कीट्स वर्गे कवि सी तो साडे कोले पात्र सी।
बड़े विद्वान बैठे हैं सामने मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर साहबान बैठे हैं जिन्होंने पात्र साहब को पढ़िया भी हो पढ़ाया भी हो आने वाले नवी पीढ़ी के कवि भी बैठे हैं जिन्होंने लिखना है जी बहुत कुछ कितों ना कितों तो फिर जी चिंगाड़ी भड़कती हुई है ना कितों किसी की भी तो तद लेनी पैंती है। तो मैं बहुत इस मामले च पात्र साहब नाल गलबात होंदी रहिंदी सी। पात्र साहब मैं कहा जी मैं भी कविता क्योंकि मैनूं सी कि मैं भी लिख सकदा क्योंकि जो तुहाडे रोल मॉडल पात्र साहब वर्गे होण फिर तुहानूं अपने आप अंदरों कुछ ना कुछ और पंजाबी च कह लीए तो मैं उन्होंने एक कविता सुनाई अपनी लिख के बड़ी हिम्मत की गल है कि पात्र साहब की कविता सुनानी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सुन रहे थे जहां पर कि वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं उनको संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगियों को दीजिए इजाजत और आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। आफ्टर 2019 बट अनफॉर्चुनेट पार्ट उसमें ये है कि जब वो पॉलिसी बनाई गई